नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, और जो आधारित है पिछले प्रश्न पत्रों की क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। और पिछले प्रश्न पत्रों की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, तो उस श्रृंखला का आज हमारा ये भाग 8 है। तो भाग 8 में देखते हैं, यानी पार्ट 8 में हमारे कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न की बात करेंगे। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो ये यहाँ पे आपका 4 विकल्प दिए गए हैं: साकेत, सांध्यटन, कामायनी, प्रियप्रवास। आपका डी विकल्प सही होगा, प्रियप्रवास। प्रियप्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रियप्रवास। और प्रियप्रवास के विषय में जो हरिऔध जी हैं वो स्वयं लिखते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने श्री कृष्ण को एक महापुरुष की तरह नहीं, महापुरुष की तरह दिखाया है, एक ब्रह्म की तरह नहीं। तो जैसे इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के रूप की नवीनता मिलती है, वैसे ही राधा के रूप की भी नवीनता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तबोध की नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा विकल्प है शुद्ध कविता की खोज, तीसरा है काठ का सपना, चौथा है कामायनी एक पुनर्विचार। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा विकल्प यहाँ पर सही होगा शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? शुद्ध कविता की खोज है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। और ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की ही हैं। चलिए, धूमिल ने रोटी और सांसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो बात अब यहाँ धूमिल की आ गई है कि कितने आदमियों का अपने रोटी और सांसद कविता में जिक्र करते हैं। 4 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है आपका 2 और चौथा विकल्प है 3। तो कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे धूमिल ने कहा ना, एक आदमी रोटी क्या करता है? पकाता है। एक आदमी रोटी खाता है। और तीसरा आदमी कौन है जो ना रोटी पकाता है ना खाता है? ठीक, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी कौन है जो ना रोटी बेलता है और ना खाता है? वह सिर्फ रोटी से खेलता है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो आपके अपने सामर्थ्य से सूचित होगा, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत हैं? तो यहाँ पूछ रहा है कि किस रचना की भूमिका से उद्धृत हैं। तो 4 विकल्प हैं: प्रियप्रवास, भारत भारती, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। यहाँ हमारा विकल्प सही होगा सी, रश्मि रथी से उद्धृत हैं। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के रचनाकार हैं। रश्मि रथी का अर्थ होता है क्या? सूर्य की किरण रूपी, सूर्य की किरण को ही कहा गया है रश्मि रथी। सूर्य अपने किरण रूपी रथ में सवार है। रश्मि रथी क्या है? खंड काव्य है। 1952 में प्रकाशित हुआ खंड काव्य है रश्मि रथी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कब? 1952 खंड काव्य। चलिए, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा मंतव्य सही नहीं है। पहला है अनुभवों को महत्व दिया गया है, दूसरा है बाह्य आडंबरों की प्रतिष्ठा की गई है, तो बिल्कुल गलत है। लोक ज्ञान का महत्व है, सहज बात को सहजता से कहना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा?
तो वाह्य आडंबरों की प्रतिष्ठा तो आपका एकदम गलत हो गया, ठीक है। वाह्य आडंबरों की प्रतिष्ठा मंतव्य क्या है, सही नहीं है। बाकी आपका अनुभव को महत्व दिया गया है। तू कहता आँखों की देखी, मैं कहता, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। तो किसको महत्व दिया गया है, अनुभव को महत्व दिया गया है, ठीक। लोक ज्ञान का महत्व है यहाँ, कागज पोथी पत्र के ज्ञान का महत्व नहीं है। और सहज बात को बड़ी सहजता के साथ कह दिया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलूकदास। तो हमारा यहाँ जो विकल्प होगा वो सही होगा, कौन सा, विद्यापति। विद्यापति के लिए ये विकल्प, विद्यापति के लिए ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। विद्यापति की रचनाएं जो हैं वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और दान वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार। ये सारी विद्यापति की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। अब यहाँ उपन्यास की बात कर रहा है। माता पिता के संबंध विच्छेद से त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ आपका विकल्प कौन सा सही होगा। 4 विकल्प हैं, 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। तो आप बेघर, आपका बंटी यानी सी विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। आपका बंटी जो है ये मनु भंडारी का उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव का है। 1 इंच मुस्कान किसका है, राजेंद्र यादव। और मनु भंडारी, आपका बंटी किसका है, सिर्फ मन्नू भंडारी जी का। बेघर उपन्यास ममता कालिया जी का है। अनुगूंज गीतांजलि श्री की क्या है, कहानी है। लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही होगा, मैला आंचल। ए विकल्प आपका सही है। मैला आंचल की जो लेखक हैं वो कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल का जो समय है वो है 1954 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 1954 ईस्वी में ये क्या हुआ, लिखा गया। और फणीश्वर नाथ रेणु पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। गोदान उपन्यास का हीरो होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प हैं, बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज, पांडेपुर। तो ए विकल्प आपका सही है, बेलारी। अब अगर बात करें गोदान उपन्यास की तो 1936 ईस्वी इसका समय है। उपन्यास में किसान जीवन की महाकथा को दिखाया गया है, महागाथा, जिसमें ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। और गोदान उपन्यास किसने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद ने। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। अब यहाँ बात कर रहा है किसकी, राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। तो कौन से पात्र हैं, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है मदन मोहन और बाबू, दूसरा विकल्प है मास्टर मोतीराम और बाबू रामधीन, तीसरा विकल्प है मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, चौथा विकल्प है काशी शाह और गंडा सिंह।
तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा हमारा इसमें विकल्प सही है? मास्टर मोतीराम और रामधीन। तो हमारा यहाँ पर बी विकल्प सही होता है। इसके अन्य पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर। राग दरबारी उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? वो है श्रीलाल शुक्ल। तो कौन है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। कब लिखा गया? कब? ये उपन्यास का समय क्या है? 1968 ईस्वी इसका समय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? उसने कहा था, सिक्का बदल गया, परिंदे, अमृतसर। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो कौन सी कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित? उसने कहा था। आपका ए विकल्प सही है। उसने कहा था जो 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये कहानी छपी थी। क्या उसने कहा था? कब? 1915 में सरस्वती में। और लिखा किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, विशाखा, कामना, सज्जन और प्रायश्चित। कौन सा विकल्प यहाँ पर हमारा सही होगा इन चारों में से? तो इन चारों में से हमारा विकल्प जो है वो सही होगा कामना। कामना किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लिखा गया 1927 इसका समय है। समय क्या है? 1927। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है? 4 विकल्प हैं, सन्यासी, मुक्तिरहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। तो हमारा यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सही होगा ए, सन्यासी। सन्यासी का जो समय है 1930 ईस्वी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। मुक्ति रहस्य भी इन्हीं का है, सिंदूर की होली भी इन्हीं का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश के किस नाटक का है? तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा ए, लहरों का राजहंस नाटक का है ये संवाद। लहरों का राजहंस ऐतिहासिक नाटक है, इसका समय है 1963 ईस्वी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है लहरों का राजहंस? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है हमारा, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता, जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक के विषय वस्तु में है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, उड़ान। तो कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा? अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता, जुल्म, विद्रोह और मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण किस नाटक में है? तो ये आसान सा प्रश्न है, अंजो दीदी में है ये नाटक।
अंजो दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है। इसका समय क्या है? 1955 ईस्वी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं की बात हो रही है। तो 4 विकल्प है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की श्रृंखला का ये पहला भाग है। डी विकल्प हमारा सही होता है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका समय है 1969 ईस्वी। द्वितीय भाग है नीड़ का निर्माण, जिसका समय है 1970 ईस्वी। तृतीय भाग है इसका बसेरे से दूर, जिसका समय क्या है? तृतीय भाग का समय है 1978 ईस्वी। चतुर्थ भाग है इसका 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। इसका समय क्या है? 1985 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा यहाँ पर? विष्णु चंद्र शर्मा, ए विकल्प हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है? पहला है केशव को कभी हृदय नहीं मिला। दूसरा है उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तीसरा है वे संस्कृत साहित्य के से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। चौथा है अपनी रचनाओं में उन्होंने यानी केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होता है यहाँ पे? तो हमारा पहला विकल्प केशव को कवि हृदय नहीं मिला, आचार्य शुक्ल ने कहा है। उनमें सहृदय की भावना और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी कहा है। वे संस्कृत से साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य की धाक जमाना चाहते थे, ये भी सही है। तो ए बी सी विकल्प हमारा सही है, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो पहला ए विकल्प है जो उसमें दिया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तीसरा है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। चौथा है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? यहाँ हमारा विकल्प जो है वो सही होगा, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ए शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। बी और राजभाषा के बारे में न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही में अंग्रेजी में होगी, ये गलत है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। तो हमारा ए बी और सी सही है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी और डी जो है वो गलत है, ए और बी सही है। तो हमारा बी विकल्प यहाँ पर सही होता है। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं स्वातंत्र्योत्तर, नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता,
सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर चुनना है? तो कौन सा सही है? हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में मुख्य स्वरों में प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना है। तो सांप्रदायिक सौहार्द और प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त सौहार्द। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? बी और सी। बी विकल्प हमारा सही है यहाँ। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है? विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास। विकल्प है परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूपछाई रंग। तो परिशिष्ट भी है और चक्रव्यूह भी है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ? डी विकल्प हमारा सही हो जाता है। परिशिष्ट में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किया गया है। और किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का उपन्यास है। और अपने अपने चेहरे, जिसका समय है 1994, प्रभा खेतान का उपन्यास है, जिसमें अपनी जमीन तलाशती हुई एक रमा स्त्री की कहानी है। निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि हैं पूछ रहा है। तो स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास और कृपाराम। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? स्वामी अग्रदास है, बिल्कुल सही है। नाभादास हैं और हृदय राम हैं। तो ये तीनों राम भक्ति शाखा के हैं, ए बी और सी। ए बी सी, ए विकल्प हमारा सही होता है। अग्रदास की जो रचनाएं हैं, ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, ठीक है। और नाभादास की सभी जानते हैं, भक्तमाल है, अष्टयाम है। हृदय राम की हम हनुमान नाटक है। निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास पूछ रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चीथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको चुनना है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो एक जमीन अपनी और एक चीथड़ा सुख, हमारा ये दोनों विकल्प सही होगा। माफ़ करिएगा, मुझे चांद चाहिए सही होगा। मुझे चांद चाहिए किसकी कृति है? निर्मल वर्मा की है। और एक जमीन अपनी है चित्रा मुदगल जी की। तो हमारा बी और डी विकल्प सही है। सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। दंत वर्ण के विषय में पूछ रहा है। तो द और ध ये हमारा दंत है, यानी सी और डी। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। ड मूर्धन्य है और ढ ये भी क्या है? मूर्धन्य है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। तो गिरिराज किशोर द्वारा उपन्यास की बात की जा रही है कि कौन सा उपन्यास रचित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग और झरोखे। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही होता है? तो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो गिरिराज किशोर द्वारा रचित जो उपन्यास है वो है जुगलबंदी और
लोग, यानी ए और सी। हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? बी विकल्प हमारा यहाँ पर सही होता है। तो आज के लिए हमारे ये थे प्रश्न। अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली श्रृंखला में, यानी इस श्रृंखला की भाग 9 में, और अपने कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।